Hello everyone, I'm Smriti Sidha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And don't forget to press the bell icon फॉर लेटेस्ट वीडियोस। और आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सॉल्यूशंस। और हम इस टॉपिक को क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है वो पार्ट मैं नहीं लेने वाली हूं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन का आप इसे वन शॉट वीडियो बोल लीजिए या क्विक रिवीजन, तो उस टाइप का ये वीडियो है। वैसे ही पहले भी हम बहुत सारे क्विक रिवीजन और वन शॉट वीडियोस बना चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो फ्रॉम क्विक रिवीजन सीरीज। और साथ ही याद रखें ये जो वीडियो है वो प्रीमियर है। भले ही वीडियो रिकॉर्डेड है बट मैं यहाँ पे लाइव अवेलेबल हूं आपके साथ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। यदि आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तो बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो पहले सॉल्यूशंस होते क्या हैं? तो सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जाए तो सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हैं। सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि सी वाटर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड जैसे कि एलॉयज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस जैसे कि आयोडीन इन एयर। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड जैसे कि गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड example amalgams of mercury with metals as mercury in silver. Next liquid in gas, chloroform in nitrogen. Next gas in liquid, carbonated water. Gas in solid, H2 in palladium. Gas in gas, air. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? तो सॉल्युबिलिटी कोई भी सॉल्यूट का वो अमाउंट है जो डिसॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूट को उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी में। सब्सटेंसेस जिनमें सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज्यादातर एक दूसरे में सॉल्यूबल होते हैं। तो दो सब्सटेंस या एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट कब एक दूसरे में सॉल्यूबल होंगे? जब उनमें सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। इसलिए कहा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं और इसलिए पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में। यदि आप शुगर का डिसोल्यूशन की बात करें, शुगर तो एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और वाटर पोलर, तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाता है
शुगर एंड वाटर के बीच। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है आपका सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। तो बहुत सारे सॉलिड्स जैसे कि KCl जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जो डिसॉल्व होते वक्त एंडोथर्मिक प्रोसेस जनरेट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे सॉलिड्स को यदि आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। तो ऐसे केसेस में जहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे हीट ऑफ द सिस्टम भी इंक्रीज होगा, जिससे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल। बट ओ सॉलिड्स या ओ सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हीट इवॉल्व करते हैं, हीट को बाहर फेंकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होते ही। ठीक है, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट रिलेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही एंडोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और एक्सोथर्मिक टाइप में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बट सॉल्युबिलिटी और एंडोथर्मिसिटी और एक्सोथर्मिसिटी में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर जो है वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब गैस डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज के साथ आके कंडेंस हो जाते हैं, और ये कंडेंसेशन प्रोसेस एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट इवॉल्व होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होते ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीज हो जाएगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था जिसे हेनरीज लॉ कहते हैं। यह लॉ स्टेट करता है कि सॉल्युबिलिटी कोई भी गैस का इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। इसलिए आप कहोगे S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना हो तो S इक्वल टू KHP, जहां S होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, P है प्रेशर ऑफ गैस इन बार, KH है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यूनिट ऑफ KH है KH इक्वल टू S by P that is मोल पर लीटर by बार, और इसलिए KH that is हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाता है मोल पर लीटर पर बार। जब प्रेशर 1 बार होगा और उस केस में आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी को, इसलिए KH जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो जो है वो इक्वल हो जाता है, दैट इज हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है जब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है 1 बार। तो जब प्रेशर आपका उस सॉल्यूशन का हो जाएगा 1 बार तब आपका जो है इस केस में KH will be equal to the solubility of gas in that liquid. Next है vapor pressure of solution of liquid in liquid. तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे देखें, तो दिया है राउल्ट्स लॉ के इस बेसिस पे। वो लॉ स्टेट करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में वो इक्वल होता है टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वो किसको इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स
इज मोल फ्रैक्शन। इसलिए रॉल्स लॉ के हिसाब से P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन। तो किन टाइप ऑफ सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन कहोगे? तो आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली ओबे करेंगे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कोई उस आइडियल सॉल्यूशन का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, वो हमेशा रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, इसलिए वो आइडियल सॉल्यूशन है। सेकेंड, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी हीट इवॉल्व या हीट एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए, इसका मतलब है आइडियल सॉल्यूशन बनते वक्त एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन बनते वक्त कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए। तो इसके लिए ये प्रूव होता है कि जो वॉल्यूम है आइडियल सॉल्यूशन का वो हमेशा इक्वल होता है टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो आप दो कंपोनेंट का जो भी वॉल्यूम लोगे उसका जो सम करोगे वही आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, इसलिए डेल्टा मिक्स V इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वेपर प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन का होता है वो ऑलवेज होता है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं करते ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में वो हायर या लोअर हो सकता है देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, और इसलिए यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन दिखता है रॉल्स लॉ से। तो दो तरह का डेविएशन है, पहला है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यह है डायग्राम फॉर पॉजिटिव डेविएशन। इस केस में क्या होता है, इन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है देन सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरैक्शन से कंपेयर किया जाए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीक हो जाता है, और इस केस में आपको दिखने लगता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हायर हो जाता है देन प्योर कंपोनेंट। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हायर है देन प्योर कंपोनेंट। तो यहां देख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर कंपोनेंट। तो कौन से सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से? सॉल्यूशन जैसे कि इथेनॉल इन एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशंस दिखाते हैं? वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है देन सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो याद रखें जिस केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन वीक होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और जिस केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। इस केस में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लो है देन प्योर कंपोनेंट। सॉल्यूशन जैसे कि फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन वो नेगेटिव डेविएशंस दिखाते हैं। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ना कि उनके नेचर पे। तो उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी जब डिपेंड करे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ना कि उनके नेचर पे, उसे कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये 4 टाइप में है। पहला है वेपर प्रेशर लोअरिंग,
सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्टडी करना है तो उनका सॉल्यूशन जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उस केस में वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए विद कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर या फिर उससे भी लेस। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर लोअरिंग। तब जब एक नॉन वोलेटाइल या नॉन आयनाइजेबल सॉलिड को यदि आप डिसॉल्व कर दो लिक्विड सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लो हो जाता है देन प्योर सॉल्वेंट, और इसलिए इसे कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो लो है देन प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर लोअरिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा P इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर लोअरिंग होता क्यों है? तो जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन द ईज ऑफ द मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब यदि आपने एक वेसल में एक प्योर सॉल्वेंट लिया है तो प्योर सॉल्वेंट उस सरफेस से कितना इजीली इवापोरेट हो सकता है उस पर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। बट जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हो, तो मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, सरफेस पे से कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जगह अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ले ली। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो इवापोरेट नहीं होने वाले सॉल्वेंट की तरह, और इसलिए इसके वजह से वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, और सरफेस पे अब जो टोटल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन अब वो डिक्रीज हो गए हैं क्योंकि उनकी जगह जो है वो कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ले ली है। और इस रीजन की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस पे अवेलेबल थे वेपराइज के लिए वो लो हो गए हैं, और इसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी लो हो गया है, और इसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उस केस में डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू X2, वेर P10 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P10 इक्वल टू X2 विच इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10। याद रखें P10 जो है वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, और P1 हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो यदि आपको मोलर मास किसी भी सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर लोअरिंग से, तो याद रखें डेल्टा P अपॉन P10 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो जो भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो बॉइल करते हैं एट हायर टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जो भी टेम्परेचर पे बॉइल होंगे उस टेम्परेचर से ज्यादा ही ये सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वो बॉइल होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे, कोई भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर को इक्वल होना चाहिए। यदि आपको कोई भी लिक्विड को बॉइल करना है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर को इक्वल। तो यदि आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का, तो दोनों केस में यदि आपको उनका बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आपको उन दोनों को इतना हीट करना होगा कि उनका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। कोई भी गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हमेशा लो होता है देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसलिए उसे वेपर प्रेशर लोअरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से कंपैरिजन करें तो उसको सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो उसको अटेंड कराने के लिए। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा कि वो 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर अटेंड करे। देन जो सॉल्वेंट है
उसको कम टेम्परेचर पे भी वो 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर अटेन कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट पे जो है टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा देन द प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को, दैट इज डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबीएम, जहां यूनिट ऑफ केबी है डेल्टा टीवी अपॉन एम विच इज इक्वल टू के अपॉन मोल पर केजी, दैट इज केल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो उसका फॉर्मूला है M2 इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू W1। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमेशा लो होता है देन प्योर सॉल्वेंट, इसलिए कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर लिक्विड में, जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है प्योर लिक्विड में, आपने प्योर लिक्विड वाटर लिया है और अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, तो उस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में बहुत पास पास आने लगते हैं और पास पास आने की वजह से वहां पे फेस चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। बट सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में अब आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉलिड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तब अब ये दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो अब ये दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास आने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा, करेक्ट, कि वो ये सॉल्यूट के होते बावजूद वो एक दूसरे के पास आ सके। और इसलिए जो सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन वो मोर होता है देन प्योर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उनके बीच में सॉलिड मॉलिक्यूल आके बैठ जाता है और इसकी वजह से और भी लो टेम्परेचर लगता है सॉल्यूशन को फ्रीज होने के लिए कि उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा इंक्रीज हो और वो सॉलिड मॉलिक्यूल के होने के बावजूद पास आ जाए। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है जब आप प्योर सॉल्वेंट में आप डाल दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को। तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या फिर डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। तो यूनिट ऑफ के एफ क्या है? डेल्टा टीएफ अपॉन एम, दैट इज केल्विन और डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई मोल पर केजी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उसके लिए फॉर्मूला है M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू W1। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली एक थिन फिल्म होता है जो सेलोफेन से बना होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं। ये पोर्स लार्ज इनफ होते हैं कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करें अपने आर पार पास होने के लिए, बट वो स्मॉल इनफ होते हैं कि वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं या आयन से जो उनका हाई मॉलिक्यूलर मास है उन्हें पास होने से रोके। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? सेलोफेम के बने हुए, इनमें पोर्स होते हैं। ये पोर्स लार्ज होते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर पार हो जाए, बट जो लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल है या सॉलिड मॉलिक्यूल विथ हायर मॉलिक्यूलर पास मास वो आर पार ना हो सके। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली सिलेक्टिवली अलाउ करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पैसेज। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या या डेफिनेशन क्या है? तो जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे ऑस्मोसिस करेंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यदि आपका कोई भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाए सॉल्यूशन में, तो आपने सेपरेट किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एक तरफ है आपका सॉल्वेंट एक तरफ है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट पास हो जाए सॉल्यूशन में या फिर आपका
जो है मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से आपका सोल्यूशन जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो स्टॉप कर देता है ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सोल्यूशन, दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन जो उनके अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है और उनमें से जिसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का या सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। या वो डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल्स टू W2RT अपॉन M2V। यदि मोलर मास फाउंड आउट करना हो तो M2 इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑब्वियसली रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, जहां ऑस्मोसिस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो है वो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब अब ऑस्मोसिस फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन मूव होने लगता है, या फिर प्योर सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ से प्योर सॉल्वेंट के तरफ मूव होने लगता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends and subscribe my channel. और किसी भी डाउट के लिए और किसी भी सजेशन के लिए you are always free to do that. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.